हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। सो एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड प्लेटलेट का मतलब है प्लेटलेट सेल्स। सो प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। सो जो ब्लड का क्लोट बनता है उसमें प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटी प्लेटलेट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्लेटलेट के फंक्शन को प्रिवेंट करते हैं। अगर प्लेटलेट के फंक्शन को इनिबिट करेंगे तो क्या होगा कि क्लोट फॉर्म नहीं होगा। सो एंटी प्लेटलेट प्लेटलेट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या करते हैं? क्लोट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। नाउ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्यों ज़रूरी है? हमने क्लोट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट क्यों करना है? सो ये कंडीशंस कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कंडीशंस जिसमें कॉर्नरी आर्टरीज में क्लोट डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर आर्टरीज में कोई क्लोट डेवलप हो रहा है या फिर क्लोट डेवलप होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हैं, इसलिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स यूज़ करते हैं उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट इनहिबिटर्स। इनको प्लेटलेट इनहिबिटर्स भी बोला जाता है। प्लेटलेट इनहिबिटर्स इसलिए क्योंकि ये प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं, एक तरह से उनके फंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये दिए जाते हैं। एंड यूज टू प्रिवेंट प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन टू फॉर्म हार्मफुल क्लोट्स। सो एंटी प्लेटलेट कैसे वर्क करते हैं? ये जो प्लेटलेट, जब भी नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी है, कट है, वुंड है या फिर कोई इंटरनल इंजरी है, तो क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो थोड़े टाइम बाद क्या है? ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लीडिंग थोड़े टाइम बाद क्यों रुकती है? क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं और भी बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स का एक क्लम्प बन जाता है। क्लम्प मतलब एक गुच्छा या फिर एक ग्रुप ऑफ क्लम्प्स वहाँ पर चिपक जाते हैं आपस में, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स क्लम्प। उसकी वजह से वो एक तरह से एक सील बना देते हैं और जो वुंड है या फिर जो कट है वो आपस में हील हो जाता है। वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो एंटी प्लेटलेट क्या करते हैं? वो जो प्लेटलेट क्लम्प है उसको बनने नहीं देते। वो जो प्लेटलेट का जो प्लग है उसको बनने से प्रिवेंट करते हैं। नाउ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हम क्यों दे रहे हैं? क्लोट को प्रिवेंट करने के लिए, क्लोट बनने से प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं ये ऑलरेडी फॉर्म क्लोट को डिसॉल्व नहीं करते। ऑलरेडी अगर हमारी बॉडी में कोई ऑलरेडी क्लोट बना हुआ है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक्स जो कि ऑलरेडी फॉर्म क्लोट को ब्रेक डाउन करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। सो एंटी प्लेटलेट क्या करेंगे? ये हार्मफुल क्लोट्स को बनने से प्रिवेंट करेंगे और अगर कोई बन चुका है तो उसका जो साइज है उसको इंक्रीज होने के लिए प्रिवेंट करेंगे। देन हमारा आता है हीमोस्टेसिस। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पहले हीमोस्टेसिस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो हीमोस्टेसिस एक सिंपल सा टर्म है। हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस मीन्स स्टॉप या फिर रुकना। सो ब्लड का रुकना हीमोस्टेसिस, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। अगर किसी को भी कोई चोट लग जाती है या फिर अगर कोई इंटरनल इंजरी भी हो गई है तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। सो स्टॉपिंग ब्लीडिंग और हैमरेज, ब्लीडिंग का रुक जाना या फिर हैमरेज का स्टॉप हो जाना। हैमरेज मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। फ्रॉम द बॉडी इज हीमोस्टेसिस। सो सिंपली हीमोस्टेसिस का मतलब है स्टॉपिंग ब्लीडिंग। एंड ब्लड क्लोटिंग इज अ नॉर्मल होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो ब्लड का क्लोट होना हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन है और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। अगर क्लोट नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी से क्या होगा? एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए हीमोस्टेसिस बहुत ज़रूरी है नॉर्मल होम्योस्टेसिस के लिए। इट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक सीरीज में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप सेकंड, ऐसे इस तरह से एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, तब जाकर ब्लीडिंग रुकती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोटिंग कैस्केड।
इन विच प्लेटलेट्स एंड अदर प्रोटीन्स जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल। सो क्लोटिंग कैस्केड क्या है, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसमें प्लेटलेट्स और अदर क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फर्स्ट स्टेप इसमें आता है हीमोस्टेसिस में वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन्स वेसल, कंस्ट्रिक्शन मीन्स उसका नैरो होना। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है, ब्लड वेसल्स का नैरो होना। इसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। तो आप ये फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, इस वाले में यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से ये टूट गई है, मीन्स ब्रोकन हो गई है। तो यहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स है डैमेज हो गई कोई भी इंजरी के कारण, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ब्लड वेसल्स में ब्रेक आ गया है, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है, जो आउटर लाइनिंग है, उसमें क्या आ गया, ब्रेक आ गया है। अब जिसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट स्टेप है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी ये जो ब्लड वेसल्स है सबसे पहले ये क्या होंगी, नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो ब्रोकन वेसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई भी चीज कॉन्स्ट्रिक्ट होती है मीन्स वो सुंगड़ती है, सिकुड़ रही है ये एक तरह से ब्लड वेसल, ताकि क्या हो, ब्लड ज्यादा लॉस ना हो। अगर डायलेट हो जाएगी तो ब्लड लॉस होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन इसलिए हो रही है ताकि ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके, ब्लीडिंग लॉस को कम कर सके। सो फर्स्ट आ गया वेजो कंस्ट्रिक्शन। सेकंड है जो कि एंटी प्लेटलेट जहां पर एक्ट करते हैं सेकंड स्टेप पर, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो ये सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होती है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स वहां पर आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जो रप्चर्ड ब्लड वेसल है, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स भी केमिकल्स रिलीज करती है, सिग्नल्स देती है प्लेटलेट्स को, क्लोटिंग फैक्टर्स को, ताकि वो साइट ऑफ इंजरी पर आ जाएं। तो जैसे प्लेटलेट यहाँ पर आते हैं तो ये प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं, तो ये जो आप रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो वाइट ब्लड येलो ब्लड सेल्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स तो हमारे ब्लड है और इसमें जो येलो कलर के सेल्स हैं ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट साइट ऑफ इंजरी पर पहुंच के केमिकल्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से केमिकल रिलीज करते हैं, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो केमिकल है ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो सेरोटोनिन का जो मेन वर्क है, मेन फंक्शन है, वो क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। सेरोटोनिन रिलीज होगा तो और ज़्यादा वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। देन है और क्या रिलीज करते हैं, एडीपी। ये जो केमिकल्स हैं इनका आप नेम अच्छे से याद करिए, क्योंकि आगे भी इनके नेम्स आएंगे और इससे हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता लगता है क्या है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का। सो एडीपी होता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करता है, प्लेटलेट एडहेशन में काम करता है। एडहेशन मतलब कि ये जो प्लेटलेट का जो प्लग बन रहा है, ये आपस में जो प्लेटलेट चिपक रहे हैं वो किसकी वजह से चिपकते हैं, एडीपी की वजह से। एंड देन थर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है, थ्रोम्बोक्सेन A2। थ्रोम्बोक्सेन A2 भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि प्लेटलेट रिलीज करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। TXA2 ये क्या काम करता है, ये अडहेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन दोनों करता है। तो इस सीरोटोनिन और एडीपी दोनों काम करता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है और अडहेशन प्लेटलेट के आपस में चिपकने में भी काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल थ्रोम्बोक्सेन A2। देन दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो सारा प्रोसेस है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का, ये प्रोसेस एक केमिकल और है वो एक्टिवेट करता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रोटीन है ये, और इसका नेम है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। नाउ थर्ड, सेकंड, अब प्लेटलेट प्लग यहाँ पे बन गया जो कि डायग्राम में दिख रहा है। अब थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन ब्लड क्लोट, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इसको बोलते हैं। थर्ड स्टेप है, अब यहाँ पे जो ब्लड क्लोट है वो बन चुका है, किसकी हेल्प से, फिब्रिन। फिब्रिन क्या है, फिब्रिन स्ट्रैंड्स होते हैं धागे लाइक स्ट्रक्चर। सो धागे मतलब जैसे कि एक हम स्वेटर या फिर कोई भी वुलन चीज हम बुनते हैं, नीट करते हैं, वैसे ही फिब्रिन क्या करता है, फिब्रिन ने भी ये जो ब्लड क्लोट बन गया है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसके ऊपर ऐसे थ्रेड्स डाल दिए हैं ताकि जो क्लोट है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, फिब्रिन थ्रेड्स हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सो अब क्या है, क्लोट स्टेबल हो गया है।
अब लास्ट स्टेप आता है डिजॉल्विंग ऑफ फिब्रिन क्लोट। लास्ट में क्या होता है कि ये जो क्लोट है वो डिजॉल्व हो जाता है और जो हमारी इंजरी साइट है वो ट्राई करती है कि वो नॉर्मल जो पहले जैसी स्किन थी या फिर इंजरी और कोई साइड थी उसके जैसा हो जाए। तो बॉडी हमारा बहुत सारी मैकेनिज्म यूज़ करती है, डिफेंस यूज़ करती है नॉर्मल फिजियोलॉजी में आने के लिए। सो ये है हीमोस्टेसिस की ब्लीडिंग कैसे स्टॉप हुई। अब हमने पढ़ना है कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं। सो ये हमारा क्लोटिंग कैस्केड है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब इंटरनल इंजरी होती है तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्सटर्नली कोई इंजरी होती है तो ये सभी क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। सो ये सब क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है 12, 11, 9, 10, 3, 7, 10। तो ये क्या है, 10 पे क्या है, फाइनल कॉमन पाथवे। फाइनल कॉमन पाथवे क्या होता है, इसके आगे प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में और फिब्रिनोजन फिब्रिन में जो कि एक्टिव है। एंड देन फिब्रिन आगे क्या बनाता है, स्टेबलाइज क्लोट बनाता है। सो अब आते हैं यूजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट्स। सो हम एंटी प्लेटलेट्स देते क्यों हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्यों हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म दैट कैन कोज। सबसे पहली बात, एंटी प्लेटलेट्स हम किस में देते हैं, आर्टीरियल क्लोट में। आर्टीरियल क्लोट मतलब अगर किसी आर्टरी में क्लोट बना है। सो यूजुअली हम एंटी प्लेटलेट्स उसी केस में देते हैं, आर्टीरियल क्लोट में, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंटीकोगुलेंट्स। सो एंटीकोगुलेंट्स यूजुअली हम वेनस क्लोट्स में देते हैं अगर वेन में कोई क्लोट बना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंटीकोगुलेंट हम आर्टीरियल क्लोट के केस में एंटी प्लेटलेट्स के साथ भी दे सकते हैं। सो एंटी प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यहाँ पर क्यों बोला है, थ्रोम्बोस का मतलब होता है, लुक ये है एक आर्टरी और इसमें जो क्लोट बना है, सपोज ये क्लोट है, ये क्लोट क्या है, यहीं पर फिक्स है, यहीं पर स्टेबल है, अभी इसकी जो पोजीशन है वो यही है, तो तब हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। अगर ये क्लोट यहाँ से डिसलॉज होकर मतलब यहाँ से ब्रेक होकर अगर सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करने लग जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बोलस। सो एंटी प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आर्टरी में जो भी थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म बना है उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको बनने नहीं देते। सो कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे आर्टरी में क्लोट बन सकता है, बनने के चांसेस हैं या फिर रिस्क पर है, तो हम एंटी प्लेटलेट्स उसको पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, अगर हमें पता है कि पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है या फिर कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ होने के चांसेस हैं, CAD। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, वहाँ पर क्लोट बनने के चांसेस हैं जिसको बोलते हैं, या फिर क्लोट बन चुका है जिसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़। अगर वहाँ पर क्लोट है कॉर्नरी आर्टरी में तो क्या होगा, जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, मायोकार्डियम लेयर को ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी में क्लोट है तो ब्लड आगे प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस केसेस में, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ के केसेस में क्लोट और ज़्यादा ना बने, फर्दर क्लोट को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी क्लोट बन चुका है उसका साइज और बड़ा ना हो, उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं। देन आता है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स भी क्या है, अगर कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड क्लोट बन गया है और अगर और ब्लड क्लोट्स बनने के रिस्क हैं तो वही सेम उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी प्लेटलेट देते हैं। हार्ट अटैक भी क्या है, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो क्यों होता है पेशेंट को, अगर कॉर्नरी आर्टरी में क्लोट है तभी पेशेंट को क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्लोट को बनने से प्रिवेंट करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। देन आता है एंजाइना। एंजाइना इज सेम, एंजाइना अगर पेशेंट को है तो भी हम एंटी प्लेटलेट देते हैं। एंजाइना क्या है, चेस्ट पेन होना। चेस्ट पेन क्यों होता है, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से। अगर कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, ब्लड क्लोट्स बनते हैं तो क्या होगा, एंजाइना होगा। मीन्स जो हमारे हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो साइन देगा
चेस्ट पेन होगा और एंजाइना होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स देते हैं। देन आता है स्ट्रोक। सो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्रेन है उसकी आर्टरीज जो हैं, ब्रेन की जो आर्टरीज हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? अगेन जो ब्रेन की आर्टरीज है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक को प्रिवेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और ब्रेन की जो सेल डेथ, ब्रेन्स के जो सेल है वो डेथ उसकी होने लग जाएगी, तो क्या होगा? बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, ये डेथ हो सकती है। उससे स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए अगर पेशेंट की कंडीशन है कि उसको स्ट्रोक के चांसेस हैं, हाई रिस्क पर है वो स्ट्रोक होने के, ब्लड क्लॉट्स ब्रेन की आर्टरीज में बन सकते हैं, हाई रिस्क पर है, तो हम एंटी प्लेटलेट देंगे पहले से ही ताकि क्लॉट जो है वो ना बने। देन आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, TIA। सो TIA क्या है? स्ट्रोक का ही टाइप है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, या फिर इसको मिनी स्ट्रोक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यही जो ब्लड क्लॉट है ब्रेन की आर्टरी में, तो ये क्या है? टेम्पररी टाइम के लिए वहाँ पर है, थोड़े टाइम बाद क्या है ये कहीं और चला गया है, या फिर टेम्पररी टाइम के लिए ब्लॉकेज हुई थी, फिर उसके बाद ब्लॉकेज क्या है? रिजॉल्व हो गई, ठीक हो गई और ब्लड सप्लाई दोबारा ब्रेन की आर्टरी में चलने लग पड़ी और ब्लड मिलने लग गया ब्रेन टिश्यू को। उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स, या फिर इसको मिनी स्ट्रोक्स बोलते हैं। इसमें क्या है? अब TIA सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रोक है या फिर मिनी स्ट्रोक्स है, TIA है, ये दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं अगर इसको हम पहले से ही देख नहीं लेते या फिर ट्रीट नहीं कर लेते पहले से ही इन कंडीशंस को, तो ये आगे जाकर लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं। दोनों ही केसेस में स्ट्रोक, चाहे वो मिनी है या फिर दोनों स्ट्रोक है, इसको असेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो साइन है वो क्या है? FAST, फास्ट। सो फास्ट साइन है, फास्ट। F से इसका क्या मतलब है? F का मतलब है फेस। सो फेस आपने देखना है सबसे पहले। अगर जो पेशेंट है उसका फेस, आप उसको बोलोगे स्माइल करने के लिए, अगर वो स्माइल नहीं कर पा रहा प्रॉपर, अगर आपको लग रहा है कोई भी एक साइड जो है फेस की वो गिरी गिरी लग रही है, मीन्स ड्रूपिंग बोलते हैं उसको, फेशियल ड्रूपिंग, अगर आपको लग रहा है आईज एक साइड की गिरी हुई है या फिर जो लिप्स हैं वो एक साइड से गिरे हुए हैं जबकि दूसरी साइड का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है, तो इट मीन्स F इज ग्रीन। मिनी स्ट्रोक का साइन है ये F, फेशियल ड्रूपिंग। देन ए का मतलब है आर्म। आप पेशेंट को बोलते हो अपनी दोनों आर्म रेस करने के लिए, अपनी दोनों बाजू आप उठाएं, पेशेंट को ऐसे बोलेंगे आप। अगर वो अपनी बाजू नहीं उठा पा रहा, अपनी मसल को यूज नहीं कर पा रहा किसी भी एक साइड के, तो इसका मतलब दूसरा साइन कि उसको स्ट्रोक हो सकता है। देन एस मीन्स स्पीच मतलब बोलना। अगर उसकी स्पीच साफ नहीं है, अगर पेशेंट साफ नहीं बोल पा रहा या फिर ऐसे लग रहा है कि वो बहुत नींद में बोल रहा है, अगर F भी ग्रीन है, A भी ग्रीन है और फिर स्पीच भी उसकी साफ नहीं है, इट मीन्स डेफिनेटली उसको स्ट्रोक हुआ है या मिनी स्ट्रोक हुआ है। तो आप टी का मतलब इट्स टाइम टू कॉल एम्बुलेंस या फिर इमरजेंसी, तो आप उसी टाइम पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाएंगे। तो ये स्ट्रोक के ये साइंस है। और स्ट्रोक को फर्दर प्रिवेंट करने के लिए, अभी मिनी स्ट्रोक आया है तो बड़ा स्ट्रोक ना आए उसके लिए हम पेशेंट को एंटी प्लेटलेट्स पर स्टार्ट कर देते हैं ताकि फर्दर जो क्लॉट्स हैं वो ना बने। देन आता है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, PAD। पेरिफ्री का मतलब होता है साइड्स, बॉडी की साइड्स, जैसे कि हमारी आर्म्स या फिर हमारी लेग्स। अगर वहाँ की आर्टरी में, पेरिफेरल आर्टरीज में कोई भी क्लॉट बनता है तो उसको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में क्लॉट्स बनने से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स देते हैं। देन आता है पेशेंट अंडरगोइंग कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी या फिर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कोई भी पेशेंट अगर कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी के लिए जा रहा है, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और उसकी जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज पाई गई है, तो उसको देखने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए, सो कॉर्नरी जो एंजियोप्लास्टी है, एक होता है कॉर्नरी एंजियोग्राम। एंजियोग्राम होता है असेस करना, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसमें हम कैथेटर ग्रॉइन या फिर फिमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी के थ्रू कैथेटर पास करते हैं और हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज तक उसको पहुंचाते हैं और देखते हैं कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है।
अगर कोई ब्लॉकेज वहाँ पर पाई गई है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पर कोई क्लॉट फॉर्मेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर स्टेंट्स डाले जाते हैं। जो आर्टरीज है उसको ओपन किया जाता है, स्टेंट्स डाले जाते हैं, या फिर बलून एंजियोप्लास्टी भी होता है, बलून से भी ओपन किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। सो कॉर्नरी एंजियोग्राम क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी क्या है? ये हम ट्रीट कर रहे हैं। सो ट्रीटमेंट क्या है? एंजियोप्लास्टी, जो कि एक प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रोसीजर ये नहीं होता। देन आता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्स। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ क्या है कि सपोज ये जो आर्टरी है हार्ट की, और इस आर्टरी में क्या है? ब्लॉकेज है, और ये जो ब्लॉकेज है हम इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे बैलून से या फिर स्टेंट से, तो क्या करते हैं हम पेशेंट के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं, वहाँ से आर्टरीज लेते हैं, और क्या करते हैं आर्टरीज या फिर वेन्स लेते हैं और यहाँ पर एक बाईपास बना देते हैं। तो ये एक नया बाईपास हो जाता है जिससे ब्लड फ्लो दोबारा से हार्ट को रिस्टोर किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है या फिर बाईपास सर्जरी है, ऐसे केसेस में क्लॉट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए हम एंटी प्लेटलेट्स पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। देन आता है इन आर्टीरियल क्लॉट कंटेन्स मोर प्लेटलेट। आर्टीरियल क्लॉट में क्या होता है, हमेशा प्लेटलेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम एंटी प्लेटलेट देते हैं यूजुअली। वेनस क्लॉट में क्या होता है, फिब्रिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम एंटी कोगुलेंट्स देते हैं। उसके लिए आप एंटी कोगुलेंट की जो वीडियो है वो रेफर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे से एक्सप्लेन किया है मैंने। देन आता है मेन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कौन कौन से मेडिसिन या फिर ड्रग्स हैं जो कि एंटी प्लेटलेट हैं। सबसे पहले ओरल एंटी प्लेटलेट्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। देन है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों कई बार साथ में ये ड्रग्स जो हैं चलाई जाती हैं, दोनों टुगेदर। एंड देन आता है प्रासुग्रेल। इफ पेशेंट इज एलर्जिक फ्रॉम क्लोपिडोग्रेल तो प्रासुग्रेल दी जाती है। देन डाईपाइरिडामोल, देन टाइक्लोपिडीन, सल्फिनपायराजोन, सिलोस्टाजोल। सो ये सारी मेन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं। सो फर्स्ट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एंटी प्लेटलेट्स हैं। देन है आईवी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। आईवी एंटी प्लेटलेट्स में आता है एप्सिक्सिमैब, एप्टीफिबेटाइड, टाइरोफाइबिन। सो ये आईवी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं। आई नो नेम थोड़े से इनके कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट अगर आप मेन भी याद करेंगे, जैसे कि ओरल एंटी प्लेटलेट्स में एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल ये इंपॉर्टेंट है, डाईपाइरिडामोल भी इंपॉर्टेंट है, टाइक्लोपिडीन, तो भी जो आप ओरल भी अगर एंटी प्लेटलेट मेन लर्न कर लेंगे तो भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देन आईवी एंटी प्लेटलेट में जो फर्स्ट और ये टाइरोफाइबिन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है एस्पिरिन। सो सबसे इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको सैलिसिलेट्स भी बोलते हैं। सो एस्पिरिन इज द मोस्ट कॉमन एंटी प्लेटलेट ड्रग, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर एब्जॉर्ब quickly and reach peak concentration in about 1 to 2 hours. इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एस्पिरिन की, ये 1 to 2 hours में पीक कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, तो जल्दी से ये इफेक्ट शो करता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका जो इफेक्ट है वो 10 days तक लास्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये एक्ट करते हैं, अब यहाँ पर जो केमिकल्स हमने फर्स्ट में पढ़े थे हीमोस्टेसिस में, उनका रोल यहाँ पर आएगा। इट वर्क्स बाय इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। सो साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम है, उस एंजाइम को एस्पिरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। COX उसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। ये जो COX एंजाइम है ये क्या करता है, ये किसको एक्टिव करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को, TXA2 को। अगर आपको याद हो पीछे हमने TXA2 पढ़ा था, थ्रोम्बोक्सिन A2 हीमोस्टेसिस में, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में, जो कि क्या करता था, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करता था और प्लेटलेट एडहेशन भी करता था। तो एस्पिरिन क्या करता है, इस थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है। अगर ये नहीं होगा तो प्लेटलेट का जो प्लग फॉर्मेशन है, प्लेटलेट क्लम्पिंग है, वो नहीं हो पाएगी। TXA2 इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट क्लम्पिंग और प्लग फॉर्मेशन के लिए, हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया था।
देन आता है ऑल अदर एनसेड्स ऑल्सो इनिबिट TXA2 बट टू अ लेसर डिग्री देन एस्पिरिन। जो भी और अदर एनसेड्स हैं, एनसेड्स क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। सो एनसेड जैसे कि आइबुप्रोफेन, सो ये भी क्या करते हैं एनसेड्स, ये भी टू अ लेसर डिग्री, एस्पिरिन जितना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये भी TXA2 को इनिबिट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम एस्पिरिन ले रहे हैं और उसके साथ अगर कोई एनसेड्स ले रहे हैं तो बहुत ही हमें ध्यान से लेने हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को कंबाइन करके लेते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन आता है डोज। डोज इसकी क्या होती है, एस्पिरिन की इंपॉर्टेंट है इसकी डोज, 300 मिलीग्राम इसकी लोडिंग डोज होती है और 75 टू 325 मिलीग्राम हम ये ओरली वंस डेली ले सकते हैं। वैसे इसकी जो यूजुअल डोज है कॉमनली जो हम देते हैं हॉस्पिटल्स में वो है 75 मिलीग्राम्स वंस डेली, दिन में एक बार दी जाती है। लोडिंग डोज क्या होता है, लोडिंग डोज होता है जब भी पेशेंट कोई प्रोसीजर के लिए जाता है तो हम उसको एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल की लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज मतलब मैक्सिमम डोज देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि क्लोट ना बने। जब भी प्रोसीजर करें, कोई स्टेंट डालें या फिर कोई बाईपास सर्जरी, तो उसमें क्लोट ना बने, क्लोट को प्रिवेंट करने के लिए हम एस्पिरिन की लोडिंग डोज देते हैं। देन आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अदर एंटाईप्लेटलेट। अदर एंटाईप्लेटलेट जैसे कि क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल, ये दोनों का जो एक्शन है वो सिमिलर है। इनिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू इट्स प्लेटलेट रिसेप्टर। अब हमने ADP भी पीछे पढ़ा था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP क्या करता है, ये अडहेशन, जो प्लेटलेट अडहेशन है उसमें हेल्प करता है। क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल दोनों इसको ADP को इनिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है, इनिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होते आपस में और प्लेटलेट प्लग नहीं बनता, मीन्स क्लोट नहीं बनता। देन आता है टाइक्लोपिडीन। टाइक्लोपिडीन क्या करता है, इनिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ ADP टू इट्स रिसेप्टर। ये भी सेम फंक्शन करता है क्लोपिडोग्रेल जैसा ही, कि ये ADP को इनिबिट करता है ताकि ADP अपने रिसेप्टर पर बाइंड ना हो सके। और ये साथ में ही क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजन टू प्लेटलेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लोटिंग कैस्केड। ये जो फिब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन जिससे फिब्रिन बनता है, तो ये फाइब्रिनोजन की जो बाइंडिंग है प्लेटलेट्स के साथ उसको भी प्रिवेंट करता है। अगर फाइब्रिनोजन की प्लेटलेट्स के साथ बाइंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो क्लोट है वो स्टेबल नहीं होगा। अगर क्लोट स्टेबल नहीं होगा तो क्लोट बनेगा नहीं, स्टेबल क्लोट नहीं बनेगा। तो टाइक्लोपिडीन इस तरह से वर्क करता है। देन आता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, GP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट हीमोस्टेसिस में ही, कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है कौन सा, VWF, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोट बनने में। सो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एंड फिब्रिनोजन ये दोनों ही प्लेटलेट प्लग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो GP ये क्या करते हैं, GP एंटागोनिस्ट, नेम से ही पता लग रहा है ग्लाइकोप्रोटीन एंटागोनिस्ट, मीन्स ये ड्रग्स क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो ये जो VWF है और फिब्रिनोजन है, ये क्या है, ये किस रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं, GP रिसेप्टर पर। तो IV एंटीप्लेटलेट क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। कौन से, GP रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अगर इनको ब्लॉक कर देगा तो VWF वहां जाके बाइंड नहीं होगा, जिससे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, मीन्स प्लेटलेट क्लम्प फॉर्मेशन नहीं होगी। देन आता है डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल क्या करता है, इनिबिट्स द फंक्शन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंड एडिनोसिन डीएमिनेज to increase platelet cyclic adenosine monophosphate which interferes with aggregation। तो डाइपाइरिडामोल क्या करता है, ये किस किस के फंक्शन को इनिबिट कर देता है, एक तो फोस्फोडाइएस्ट्रेज के और एडिनोसिन डीएमिनेज से। इन दोनों के जो फंक्शन है इसको इनिबिट कर देता है। ये दोनों फंक्शन, इन दोनों का अगर फंक्शन बंद हो जाता है तो क्या होगा, टू इंक्रीज प्लेटलेट साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। ये जो CAMP है, CAMP ये भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, CAMP, इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका अगर
अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में इंटरफेयर करता है। तो डाईपायरिडामोल क्या करता है, आप सिंपली लिख सकते हैं कि CAMP के फंक्शन को इंक्रीज कर देता है और जिससे क्या होता है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है CAMP उसमें इंटरफेयर करता है और प्लेटलेट फॉर्मेशन, जो प्लग फॉर्मेशन है उसको नहीं होने देता। नाउ डोज ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, सो जो क्लोपिडोग्रेल है उसकी लोडिंग डोज क्या है, 300 to 600 मिलीग्राम्स बिफोर प्रोसीजर, और क्लोपिडोग्रेल भी हम 75 मिलीग्राम्स देते हैं एस्पिरिन की तरह ही वंस डेली। प्रासोग्रेल हम देते हैं 60 mg वंस ओरली, और इसकी जो और एज अ लोडिंग डोज भी इसको दे सकते हैं, फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम्स ओरली वंस डेली। तो प्रासोग्रेल हम कितना देते हैं, 10 मिलीग्राम्स वंस डेली, और 60 mg हम एज अ लोडिंग डोज देते हैं। देन सिलोस्टाजोल 100 mg ओरली ट्वाइस डेली, डाईपायरिडामोल 75 to 100 मिलीग्राम्स ओरली 4 टाइम्स अ डे विद वॉरफरिन थेरेपी इसको देते हैं। वॉरफरिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटाइकोगुलेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। टाइक्लोपिडिन 250 मिलीग्राम्स ओरली ट्वाइस डेली देते हैं। टाइकाग्रेलर इसकी लोडिंग जो डोज है वो 180 मिलीग्राम्स होती है वंस, देन 90 मिलीग्राम्स ट्वाइस अ डे ओरली। साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट एंटी प्लेटलेट के क्या होंगे। सो एंटी प्लेटलेट क्या है, ये क्लोट को बनने से प्रिवेंट करती है। क्लोट अगर नहीं बनता है, क्लोट को बनने से प्रिवेंट करना का मतलब है क्लोटिंग टाइम इंक्रीज कर देना। क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होगा तो ब्लीडिंग अगर होती है तो वो ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होगी, या फिर वो ब्लीडिंग क्या है, हेमरेज भी बन सकती है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसी से रिलेटेड होंगे। कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। सो ये हेडेक, डिजीनेस होना या फिर हार्ट रेट का हाई होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, ये सब क्या है, हेमरेज। हेमरेज मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग के साइंस हैं। अगर हेमरेज होती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और पेशेंट को हमें एकदम से इमरजेंसी में लेकर जाना है। देन है सेंसिटिविटी, कुछ ड्रग्स से, कुछ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स से पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ये भी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है एंटीप्लेटलेट का, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्योंकि एंटीप्लेटलेट प्लेटलेट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो सकता है, तो हमने प्लेटलेट काउंट डेली चेक करना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसको बोलते हैं। इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर ब्लीडिंग। सो फर्स्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग। सेकेंड कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो एंटीप्लेटलेट का है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लीडिंग जैसे कि नोज ब्लीड बहुत कॉमन है जो पेशेंट अगर एंटीप्लेटलेट या फिर एंटीकोगुलेंट्स पर है। स्टूल्स में ब्लड देखने को मिल सकता है, मेलिना जिसको बोलते हैं, यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। तो हमने ये सब चीज़ें चेक करते रहना है। Antiplatelet drugs should not be taken during the last 3 months of pregnancy or while breastfeeding. So antiplatelet drugs हमको प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में क्यों नहीं लेने चाहिए। सो एंटीप्लेटलेट क्या करते हैं, ये जो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर है जो कि मदर और फीटस के बीच में जो बैरियर है उसको क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी नहीं देने चाहिए। देन है टेक एंटीप्लेटलेट्स विद फूड के साथ लेने चाहिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट करने के लिए। देन ड्रग इंट्रैक्शंस, अब एंटीप्लेटलेट के साथ हमको कौन कौन सी ड्रग्स नहीं देनी, कौन कौन सी और मेडिसिन नहीं देनी या फिर ध्यान से देनी है। जैसे कि एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन टेकिंग विद एनसेड्स के साथ मैंने पहले ही बताया कि अगर हम एनसेड ले रहे हैं उसके साथ एंटीप्लेटलेट दे रहे हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एनसेड्स का भी थोड़ा सा एंटीप्लेटलेट का रोल है। देन है हेपरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। हेपरिन और एंटीप्लेटलेट अगर साथ में दे रहे हैं तो बहुत हमने मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग। ओरल एंटीकोगुलेंट्स और अदर एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सो कोई भी एनसेड, एंटीकोगुलेंट या फिर और कोई अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग अगर दे रहे हैं एंटीप्लेटलेट के साथ तो बहुत ही मॉनिटर करते रहना है साइंस ऑफ ब्लीडिंग के लिए। So I hope you understood this video. So if you understood, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you so much for watching this video.